बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी शाहरुख एजुकेशन चैनल। देखिए बेटे, आपके मैट्रिक क्लास के बोर्ड के पेपर्स जो है इस वक्त चल रहे हैं और आज आपके मैट्रिक क्लास का आखिरी बोर्ड का एग्जाम जो है वो हुआ है, जो कि आपके सब्जेक्ट का था पाकिस्तान स्टडीज, जिसको उर्दू में कहते हैं मुताला पाकिस्तान। आपने इसका पेपर दिया है। आइए इसको डिस्कस करते हैं कि पेपर में आज क्या क्या आया था और उसको किस तरह से सॉल्व करना था, उसका सोल्यूशन क्या था। तो आज हम अपने शाहरुख एजुकेशन चैनल पे अपने मैट्रिक क्लास के बोर्ड के पाकिस्तान स्टडीज के पेपर का सोल्यूशन देंगे। सबसे पहले आपको जैसा कि पता है कि आपका बोर्ड का पेपर जो कि 75 मार्क्स का होता है, तीन हिस्सों यानी कि तीन सेक्शंस में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए जिसका ताल्लुक एमसीक्यू से होता है, तो हम सबसे पहले अपने एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे कि बोर्ड ने हमें कौन कौन से एमसीक्यूज दिए और उसका राइट आंसर क्या है। तो ये 15 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल ये सेक्शन हमारा। हिदायत आपको दी गई है, चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच फ्रॉम दी गिवन बिलो ऑप्शंस। फर्स्ट एमसीक्यूज, द मेन डिस्प्यूट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इज, यानी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो अहम इशू यानी कि तनाजा है वो क्या है। ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। ए कारगिल, बी कश्मीर, सी मरी और डी सवात। राइट आंसर है इसका बी कश्मीर। कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। सेकंड एमसीक्यूज हमारा, द बिगेस्ट कैनाल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज इन, यानी कि पाकिस्तान यानी कि दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा नहरी निजाम है वो किस मुल्क का माना जाता है। दुनिया में सबसे बड़ा नहरी निजाम जो है वो कौन सा मुल्क अपने पास रखता है। चारों ऑप्शंस आपके पास हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इंडिया। एंड राइट आंसर इज पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा कैनाल सिस्टम यानी नहरी निजाम रखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। तीसरा एमसीक्यूज आपको दिखा होगा आज के पेपर में, द सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशन ऑफ पाकिस्तान इज, पाकिस्तान में जो शोबा है जो लोग इख्तियार करते हैं पैसे कमाने के लिए, तो सबसे बड़ा शोबा नहीं पूछा जा रहा आपसे, आपसे पूछा गया है एमसीक्यूज में सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशन यानी कि दूसरा बड़ा शोबा जिंदगी कौन सा है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं, एग्रीकल्चर, टीचिंग, ट्रेड और डी है इंडस्ट्री। द राइट आंसर इज इंडस्ट्री। सबसे बड़ा शोबा याद रखिएगा हमारा एग्रीकल्चर है, मगर इस एमसीक्यूज में आपसे सेकंड लार्जेस्ट प्रोफेशन पूछा है, तो देखा जाए तो ये थोड़ा सा ट्रिकी किस्म का जो है वो एमसीक्यूज था। चौथा एमसीक्यूज आपके सामने, वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ साउथ एशिया इज, यानी कि जो हमारा जो ये रीजन है, खित्ता जिसको हम कहते हैं साउथ एशिया यानी कि जनूबी एशिया, इसमें सबसे पुरानी सबसे कदीम जबान कौन सी बोली जाती है। अब हमें ये कदीम जबान इन चार ऑप्शंस में ढूंढनी है, यानी कि ऑप्शन ए है उर्दू, उसके बाद है अरेबिक, सी है पर्शियन और डी है सिंधी। तो अगर अकॉर्डिंग टू दिस एमसीक्यूज हम देखें तो इन चारों में सबसे कदीम जबान जो है वो सिंधी है, जो सबसे पुरानी जबान है इस खित्ते की साउथ एशिया की। तो ये इसका राइट आंसर है। प्यारे बच्चों, पांचवा एमसीक्यूज आपसे पूछा गया पेपर में, आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान द फर्स्ट सेंसस टुक प्लेस इन, यानी कि पाकिस्तान के इस्टेब्लिश होने के बाद, आजाद होने के बाद सबसे पहली जो सेंसस थे यानी कि सबसे पहली जो मर्दमशुमारी थी वो किस सन में कराई गई। चारों ऑप्शन आपके सामने मौजूद। क्या वो पहली मर्दमशुमारी 1962 में हुई, 1952 में हुई, 1951 में या 1947 में। तो राइट आंसर इज 1951। ये वो ईयर था जिसमें पाकिस्तान ने अपना पहला सेंसस जो है वो मुनक्किद किया था। तो ये इसका राइट आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 6 आपके सामने आज आया होगा। ये रहा आपके सामने, दी मंगला डैम वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, यानी कि जो बड़ा मशहूर पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम इस वक्त मौजूद है मंगला डैम के नाम से, ये किस दरिया पर तामीर किया गया। चार ऑप्शन आपके सामने, जाहिर सी बात है चार दरियाओं के नाम है। क्या वो मंगला डैम काबुल पर बनाया गया, दरिया काबुल पर, या वो इंडस रिवर पर यानी कि दरिया सिंध उर्दू में कहते हैं इसको, या वो झेलम रिवर पर, या वो रावी। तो राइट आंसर इज सी झेलम, यानी कि 1960 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी मंगला डैम की, जो दरिया झेलम पर बनाई गई जो भारत से बहकर आता है। एमसीक्यू नंबर 7 आपके सामने आ जाएगा होगा पेपर में, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 इट वाज डिक्लेयर एज नेशनल लैंग्वेज, यानी कि पाकिस्तान के 1973 का जो आइन तरतीब दिया गया उसमें कौन सी जबान को कौमी जबान का दर्जा दे दिया गया। ये आपके सामने एमसीक्यू के ऑप्शंस आ गए, उर्दू, सिंधी, सी है बलोची और डी है पंजाबी। और ये बहुत ही आसान एमसीक्यू है, आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ए उर्दू को पहली बार मुकम्मल तौर पर उर्दू जबान को सरकारी, दफ्तरी और नेशनल लैंग्वेज का दर्जा जो है वो दे दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया एज अ नेशनल लैंग्वेज। एमसीक्यू नंबर 8 आपको आज जो नजर आया होगा वो ये था, द पाकिस्तान स्टील मिल वाज एस्टैब्लिश विद द कॉर्पोरेशन ऑफ दिस कंट्री। पाकिस्तान स्टील मिल जो कि कराची से 40 किलोमीटर दूर है, ये किस मुल्क के ताउन से कायम की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ईरान और रशिया। द राइट आंसर इज रशिया, जिसके ताउन से 1960 में पाकिस्तान स्टील मिल कराची से 40 किलोमीटर दूर तामीर की गई। प्यारे बच्चों, नवा यानी कि 9th एमसीक्यूज आपके सामने, द रियल नेम ऑफ हजरत शाह वलीउल्लाह वाज, यानी कि जो एक बड़ी जबरदस्त किस्म की शख्सियत थी, आपने पढ़ा होगा अपने सिलेबस में इनको, शाह वलीउल्लाह, इनका असल नाम क्या था। चार ऑप्शन आपके सामने,
कुतुबुद्दीन, शरीयतुल्लाह, शाह अब्दुल रहीम, शाह खलीलुल्लाह। द राइट आंसर इज ए, कुतुबुद्दीन। एमसीक्यू नंबर 10, द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ क्रोमाइट इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन, यानी कि जो एक धात है जो जेरे जमीन पाई जाती है, मिनरल कहते हैं हम इसको, यानी कि क्रोमाइट, ये दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं, यानी कि जो क्रोमाइट के जखायर हैं जेरे जमीन, ये दुनिया में सबसे ज्यादा कहां पाए जाते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान और अमेरिका यानी कि यूएसए। द राइट आंसर इज पाकिस्तान, सी है इसका राइट आंसर। पाकिस्तान के इलाके मुस्लिम बाग में सबसे बड़े जखीरे, सबसे बड़े जखायर मौजूद हैं, एक धात जिसका नाम है क्रोमाइट। और ये याद रखिएगा, द मेकिंग ऑफ द स्टील, ये स्टील बनाने के काम आता है। 11वां एमसीक्यू आपको आज नजर आया होगा, द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज इज, यानी कि जो एक मशहूर पहाड़ी सिलसिला है जो फैला हुआ है कई मुल्कों में, पाकिस्तान से चाइना, और काफी बड़ा एक पहाड़ी सिलसिला है और ऊंचा पहाड़ी सिलसिला माना जाता है दुनिया का, जिसको हम कहते हैं कराकोरम रेंज। इसकी सबसे बुलंद तरीन चोटी, दी हाईएस्ट पीक, कौन सी है? चार ऑप्शन आपके सामने, तिरचमेर, नांगा पर्वत, केटू और हिमालय। द राइट आंसर इज सी, केटू, जो कि कराकोरम की सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी है। 8,248, 8248 मीटर ऊंची ये पीक है, जो कि दुनिया की सेकंड और पाकिस्तान की फर्स्ट हाईएस्ट पीक है। 12 एमसीक्यूज आपके सामने, द बिगेस्ट सॉल्ट माइन ऑफ द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन, यानी कि जो दुनिया में सबसे बड़ी नमक की जो कान है, जो माइन है, वो कहां दुनिया में पाई जाती है? चार ऑप्शन आपके सामने, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। राइट आंसर है सी, पाकिस्तान। केवड़ा का मुकाम है, पंजाब में पाया जाता है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नमक की माइन यानी कि कान मानी जाती है, जिसमें सबसे ज्यादा नमक के जखायर हैं। याद रखिएगा मेरे बच्चों, आपसे मुल्क का नाम पूछा गया है तो आपको मुल्क के नाम के साथ ये भी पता होना चाहिए कि वो पंजाब का सूबा और केवड़ा का मुकाम है पाकिस्तान में, जहां पे दुनिया की सबसे बड़ी नमक की माइन यानी कि कान मौजूद है। 13वां एमसीक्यू आपके सामने, ये आपको आज नजर आया होगा, अमॉन्ग द एटॉमिक पावर कंट्रीज पाकिस्तान रैंक्स, यानी कि दुनिया के अंदर जो चंद ही मुल्क हैं जिनके पास एटमी सलाहियत है, यानी कि एटॉमिक पावर है वो, यानी कि एटम बम है उनके पास, तो उनमें पाकिस्तान का जो रैंक है वो कौन सा है? पाकिस्तान कौन से नंबर का मुल्क डिक्लेयर हुआ जिसके पास एटॉमिक पावर की सलाहियत आई, यानी कि एटम बम उसने बनाया? क्या पाकिस्तान पहले नंबर का मुल्क था, फिफ्थ रैंक है उसका, सिक्स है या सेवंथ है? तो राइट आंसर है इसका सेवंथ, कि पाकिस्तान सातवां मुल्क डिक्लेयर हुआ दुनिया में एज अ एटॉमिक पावर कंट्री। याद रखिएगा, पहला मुल्क था वो था यूएसए, दूसरा था रशिया, तीसरा था इंग्लैंड, चौथा था फ्रांस, पांचवा था चाइना, छठा था इंडिया और सातवां था पाकिस्तान, जिसने 1998 में अपने एटॉमिक टेस्ट करके दुनिया में अपने आप को एटॉमिक पावर कंट्री डिक्लेयर कराया। 14 एमसीक्यूज आपके सामने, 14 एमसीक्यूज पढ़ने जा रहा हूँ। दी टोटल लेंथ ऑफ शारा पाकिस्तान इज, बड़ी मशहूर पाकिस्तान की एक शारा है, से मतलब हमने इंग्लिश में शारा लिख दिया, वैसे हाईवे होता है ये। द टोटल लेंथ ऑफ शारा पाकिस्तान, यानी कि दी हाईवे ऑफ पाकिस्तान इज पाकिस्तान हाईवे। अच्छा, इसका एक और नाम है नेशनल हाईवे, इसको नेशनल हाईवे भी कहते हैं। इसकी टोटल लेंथ यानी कि इसकी लंबाई कितनी है? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये हाईवे कराची से शुरू होकर पिशावर तक जाती है, इतनी तवील ये हाईवे, पाकिस्तान की बिगेस्ट हाईवे मानी जाती है, नेशनल हाईवे यानी कि पाकिस्तान हाईवे। चार ऑप्शन है आपके सामने, आपसे लेंथ पूछी जा रही है, 1935 किलोमीटर, 1835 किलोमीटर, 1735 किलोमीटर और 1635 किलोमीटर। द राइट आंसर इज सी, 1735 किलोमीटर इसकी तवील तरीन लेंथ है पाकिस्तान में। कराची टू पिशावर पाकिस्तान की बिगेस्ट हाईवे है। याद रहे इसके दो नाम है, नेशनल हाईवे और पाकिस्तान हाईवे। प्यारे बच्चों, ये आपका लास्ट एमसीक्यू आपके सामने, द बेसिस ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज, यानी कि जो नजरिया पाकिस्तान है इसकी असास यानी कि इसकी बुनियाद क्या है, इसकी बेस क्या है? क्या इसकी बेस इस्लाम है, क्या इक्वालिटी है, ब्रदरहुड है या जस्टिस है? द राइट आंसर इज इस्लाम। नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम पर है। याद रहे कि पाकिस्तान इसी इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद पर आजाद हुआ। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपके 15 एमसीक्यूज इख्तिताम पजीर हुए और ये 15 एमसीक्यूज के हमने राइट आंसर्स भी देखे, समझे इसको। उम्मीद करते हैं कि आपने ये एमसीक्यूज पे निशानात सही लगाए होंगे। अब हम डिस्कस करेंगे अपना हिस्सा बे यानी कि सेक्शन बी, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स पे मुश्तमिल होता है, उर्दू में हम इसको कहते हैं मुख्तसर सवाल जवाब। ये आ गया आपका सेक्शन बी। सबसे पहला सवाल जो आपको नजर आया होगा, व्हाट इज टू नेशन थ्योरी डिस्क्राइब इन 5 सेंटेंसेस। सबसे पहले एक बात याद रखें कि आपके चूंकि इस हिस्से में आपको 6 सवाल के जवाब देने होते हैं और ये पूरा सेक्शन आपका 30 नंबर्स पे मुश्तमिल होता है, यानी कि एक शॉर्ट सवाल आपको 5 नंबर देता है, तो आप कोई भी सवाल का जवाब लिखेंगे तो वो कम से कम 5 जुमलों में या 5 सेंटेंसेस में आपको लिखना होता है। ये रहा इसका आंसर। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है, टू नेशन थ्योरी, यकीनन आपने ये हेडिंग डिजाइन की होगी और ये है इसका आंसर। टू नेशन थ्योरी मींस टू डिफरेंट नेशंस आर लिविंग इन द सबकॉन्टिनेंट एंड दे आर हिंदूज एंड मुस्लिम्स। देयर वे of life, languages, customs, heroes, culture, way of worship, everything are different from the Hindus. This theory was given by Sir Syed Ahmad Khan in the decade of 1860 AD. Two nation theory was the base of the creation of Pakistan. Pakistan came into being under an ideology called two nation theory. यानी कि ये एक डेफिनेशन है जो कम से कम 5 जुमलों पर मुश्तमिल है, आपके सामने आ गई है कि टू नेशन थ्योरी से मुराद हिंदुस्तान यानी बर्रे सगीर
जनूबी एशिया में रहने वाली 2 बड़ी कौमें हिंदू और मुस्लिम है। इनसे मुराद हिंदू और मुस्लिम, और फिर इसको और वज़ाहत हमने इसकी देनी है कि इन दोनों कौमों का मज़हब, सकाफ़त, इनकी ज़बान, इनके इबादत, इनका मज़हब, इनकी रस्म-व-रिवाज, हर चीज़ इनकी आपस में जुदा है। अब चूँकि जुदा कल्चर, जुदा मज़हब, जुदा ज़बान होने के बाद इन दोनों का आपस में लिंक बनता ही नहीं है। इसलिए ये दोनों कौमें कभी भी एक साथ ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकती। ये थी टू नेशन थ्योरी। आगे हमने लिखा कि टू नेशन थ्योरी जो हमें ये नज़रिया दिया, ये हमें थ्योरी दी, ये 1860 में सर सैयद अहमद खान ने इस नज़रिए की बुनियाद रखी और ये नज़रिया हमें समझाया। और फिर आखिर में एक जुमला हमने इसमें लिखा है कि पाकिस्तान की बुनियाद ही असल में टू नेशन थ्योरी की बेस पर है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल शॉर्ट आपके सामने है, बड़ा आसान सवाल है। राइट 5 एडवांटेजेस ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि जंगलात के आपको 5 फ़ायदे, 5 फ़वाइद आपको लिखने थे। ये सबसे पहले आपने हेडिंग डाली और उसके बाद आपने एक-एक करके पाँचों फ़वाइद आपने लिख दिए। ये आ गए आपके सामने पाँचों इसके एडवांटेजेस। पहला है सोर्स ऑफ वुड, टिम्बर, हर्ब्स, यानी कि यहाँ जंगलात की लकड़ी से हम बहुत कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ फ़ायदे लेते हैं। इससे हम पेपर बनाते हैं, इससे हम दवाइयाँ भी बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें से रबड़ वगैरह ये बनता है। दूसरा फ़ायदा हमने लिखा है इसमें कि ये क्लाइमेट को चेंज करने में और उसको इंसानी ज़िंदगी के लिए आसानी पैदा करने में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। यानी कि गर्मी की शिद्दत को रोकते हैं, ये तूफ़ान की शिद्दत को भी रोकते हैं, ये सर्दी की शिद्दत को भी रोकते हैं, ये बर्फानी तूफ़ान को भी रोकते हैं। तीसरा हमने लिखा है कि ये ज़मीन को ज़रख़ेज़ बनाने में बड़ा अहम रोल अदा करते हैं, हेल्पफुल इन रिस्टोरिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। चौथा है सोर्स ऑफ फ्यूल, यानी कि ये लकड़ी जो है वो जलाने के भी काम आती है। ये याद रहे कि आधे पाकिस्तान के पास गैस नहीं है। जो पाकिस्तान का नॉर्थ जो हमारा रीजन है, पाकिस्तान का नॉर्थ के जो इलाके हैं, जिसको हम शुमाली इलाका जाते कहते हैं, वहाँ पर गैस नहीं है, तो वहाँ पर लोग अमूमन अपनी ज़िंदगी लकड़ी जलाकर ही यूज़ करते हैं, खाने वगैरह उसमें ही पकाते हैं देहातों में। और पाँचवाँ हमने इसमें लिखा है ऐड ब्यूटी ऑफ द कंट्री, यानी कि मुल्क की खूबसूरती में भी इज़ाफ़ा करते हैं ये जंगलात। तो ये आपने 5 फ़ायदे इसके तरतीब देने थे, ये आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द इम्पोर्टेंट ऑफ सेंसस, यानी कि आपने जो मर्दमशुमारी है, जिसको हम सेंसस कहते हैं, इसकी आपने अहमियत बतानी है कि इसकी क्या अहमियत होती है, ये क्यों कराए जाते हैं। ये आपके सामने 5 इसके इम्पोर्टेंट यानी कि फ़ायदे आपके लिख दिए गए हैं। इट गिव्स हेल्प टू कलेक्ट रिलेटेड डेटा अबाउट द पॉपुलेशन। सेकंड है विद द हेल्प ऑफ सेंसस इट इज क्लियर्ड अबाउट द रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। तीसरा है द लिटरेसी रेट इज आल्सो डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सेंसस। चौथा है द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पर स्क्वायर किलोमीटर इज आल्सो डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ सेंसस। लास्ट इसका सेंटेंस है इट हेल्प द गवर्नमेंट इन फ्यूचर प्लानिंग ऑफ द कंट्री। यानी कि आपके वाज़ेह अंदाज में समझ में आ रहा होगा कि ये तमाम आबादी जो मुल्क की है, उसका जो रिलेटिव डेटा जो होता है कि कौन कब पैदा हुआ, किसकी वफ़ात कब हुई, कौन किस उम्र के हिस्से में है, कौन स्कूल जा रहा है, कौन यूनिवर्सिटियों में है, कौन जॉबलेस है या कौन जॉब करता है, किसकी कितनी बड़ी फैमिली है, ये जो डेटा होता है ना, सेंसस के ज़रिए ये डेटा हुकूमत के पास आ जाता है। दूसरा, जो हमारा शहरी और देहाती इलाके हैं, देखें लिखा हुआ है रूरल एंड अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो पाकिस्तान में जो शहरी और देहाती जो तफरीक है, इसका भी हुकूमत को पता लगता है कि कितने लोग देहात में रहते हैं और उनके पास क्या-क्या बुनियादी ज़रूरतें नहीं हैं, ताकि हुकूमत फिर इसको सही करे, इसको वहाँ पर पहुँचाए वो बुनियादी ज़रूरतें, बिजली, गैस, पानी वगैरह। और शहरी इलाकों का भी पता लगता है कि किस शहर में कितनी आबादी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से फिर हॉस्पिटैलिटी यानी कि हॉस्पिटल्स, रोड्स वगैरह, जॉब्स और इंडस्ट्रीज़ ये सब बनाए जाते हैं। तीसरा आपको बताया जाता है लिटरेसी रेट, यानी कि आपको तालीम की शरह भी पता लगती है कि कितने लोग इस वक़्त तालीम से आरास्ता हैं और कितने लोग स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो आपको सेंसस के ज़रिए अपने मुल्क का लिटरेसी रेट भी पता लगता है। चौथा आपको बताया कि पाकिस्तान में और दुनिया के अंदर जब आप सेंसस कराते हैं, तो आपको डेंसिटी पता लगती है। आपको पता लगता है कि मुल्क के 1 स्क्वायर किलोमीटर पे कितने लोग आबाद हैं। यानी कि एक तरह से आपको ये पोज़ीशन पता लगती है कि आपका मुल्क जो है वो कितना गुंजान आबाद है। क्या आपके पास इतना एरिया है, एग्रीकल्चर लैंड है इतना जितनी आपकी आबादी है? क्या आपको पता लगता है कि जितना एरिया आपके पास है उतने लोगों के घर हैं बने हुए? तो इस तरह से आपको काफ़ी हेल्प मिलती है। पाँचवाँ आपको बड़ा सिंपल है कि गवर्नमेंट को अपनी मुस्तकबिल की फ्यूचर प्लानिंग जो है करने में बड़ी मदद मिलती है, ताकि एक अच्छी हुकूमत जो है वो सेंसस के ज़रिए अपने आगे के 10-15 साल की प्लानिंग कर लेती है। प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपका वो भी बड़ा आसान है कि बड़ी मशहूर और मारूफ एक मूवमेंट थी, हिंदुस्तान में चलाई गई। सर सैयद अहमद खान इसके फाउंडर थे, अलीगढ़ मूवमेंट। आपको इसके 5 ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, राइट? एनी 5 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ तहरीक क्यों चलाई गई, उसके क्या मकासद थे, वो आपको लिखना है। आइए देखते हैं इसके 5 मकासद। टू क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मुस्लिम्स। To produce and Muslims to learn English education, to pursue Muslim to abstain from politics and of agitation, to produce an intellectual class from amongst the Muslim community, they pursue Muslims to learn modern Western education. यानी कि सबसे पहला मकसद इसका यह था कि जो हिंदुस्तान में अंग्रेज आ चुके थे मुसलमानों के, उनके साथ बरतानवी हुकूमत के साथ एक बेहतरीन ताल्लुकात का क़याम अमल में लाना, इस तहरीक का पहला मकसद था। दूसरा, मुसलमानों को अंग्रेजी तालीम से रोशनास कराना, इसका दूसरा मकसद था। तीसरा, मुसलमानों को सियासत से दूर रखना, इसका मकसद था, ताकि मुसलमान अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दें, अपनी पर्सनैलिटी क्रिएट करें, अभी सियासत में हिस्सा ना लें वो, क्योंकि अभी वो अनस्टेबल हैं।
चौथा कि मुसलमान एक अपनी क्लास, अपनी जो एक हैसियत थी, जो अपनी एक शख्सियत थी, अपनी जो कम्युनिटी थी, उसको मजबूत करें। और पांचवा कि जो उस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो तरक्की पजीर ममालिक थे वो यूरोपियन कंट्रीज थे, यानी कि जो मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन थी यूरोपियन कंट्रीज की तरक्की का रास्ता, उस वक्त मुसलमानों को रास्ता कराया जाए। छठा सवाल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने याद किया होगा यकीनन, राइट 5 सेंटेंसेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान रेजोल्यूशन 1940, जिसको हम लाहौर रेजोल्यूशन 1940 भी कहते हैं, क्योंकि ये लाहौर में हुई थी 23 मार्च को। तो ये अब आपके सामने इसका आंसर आ गया है। After the elections of 1937, when Congress came in power, it did the Muslims very badly. On 23rd March, all Muslim political leaders gathering at Minto Park, Lahore, in the annual meeting of All India Muslim League, Quaid-e-Azam presided over the session of A.K. फजलुल हक, जो कि उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे बंगाल के मुस्लिम लीग की तरफ से, प्रेजेंटेड लाहौर रेजोल्यूशन, यानी कि उन्होंने प्रेजेंट की ये करारदाद, विच वाज द सेकंड बाय चौधरी खलीक उज जमान लाहौर, इन्होंने इसको अब्यूज किया। रेजोल्यूशन स्टेट्स दैट मुस्लिम्स ऑफ यूनाइटेड इंडिया डिमांड अ सेपरेट होमलैंड ऑफ देयर ओन, यानी कि इन्होंने इस करारदाद के जरिए अपने अलहदा मुल्क की डिमांड ऑफिशियल तौर पर सामने लोगों के रख दी। यानी कि इस करारदाद का मकसद ये था कि सबसे पहले तो मुसलमानों को एक फैसले की तरफ ले जाया जाए कि हमारा मुस्तकबिल एक अलहदा मुल्क की सूरत में जो है वो कामयाब है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता इस खत्ते में नहीं है। यानी कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हम अंग्रेजों के साथ नहीं रह सकते, हमारा एक ही वजूद बरकरार रहेगा अगर हम इस खत्ते के अंदर एक मुस्लिम स्टेट बना लें, जो कि एक खास नजरिए, यानी कि एक नजरिया पाकिस्तान इस्लामी नजरिए के मुताबिक हो, जहाँ पे मुसलमान जिंदगी गुजार सकें, जहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस मुसलमानों के बनाए हुए इस्लाम के मुताबिक हो, जहाँ पे जुडिशरी इस्लाम की हो, जहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स इस्लाम मुसलमान हो, यानी कि मुल्क पूरा का पूरा एक इस्लामिक स्टेट। आगे लिखते हैं, वेयर दे कुड प्रैक्टिस इस्लाम, इट वाज पास्ड बाय ऑल मुस्लिम्स हु वेयर प्रेजेंट इन द मीटिंग, मुस्लिम को द पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड कल्चरल सेफगार्ड, कि मुसलमानों को इससे तहफ्फुज़ फराहम हुआ, सियासी, मुआशी और सकाफती तहफ्फुज़ फराहम हुआ। प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने, राइट 5 ड्यूटीज ऑफ सिटीजंस, यानी कि जो आम शहरी होते हैं उनकी 5 आपने ड्यूटीज, यानी कि उनके फराइज आपने बताने हैं कि उनको क्या, उन पर फर्ज है कि वो मुल्क में उनकी ड्यूटीज क्या है। रिस्पेक्ट फॉर लॉ, यानी कि कानून का एहतराम करना। दूसरा है लॉयल्टी ऑफ द कंट्री, अपने मुल्क के साथ ईमानदार हो जाना। रिसेप्शन ऑफ द राइट्स ऑफ अदर्स, दूसरों के तहफ्फुज़ को, दूसरों के हकूक़ का तहफ्फुज़ करना, किसी, यानी कि इसका एक आसान मतलब ये हो गया दूसरों का हक ना मारना। तीसरा ड्यूटीज ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जो तलबा और तालिबात हैं उनको अपनी ड्यूटीज का पता होना ताकि वो मुल्क की तरक्की में अहम किरदार करें मुस्तकबिल में। पांचवा है टू पे टैक्सेस एंड यूटिलिटी बिल्स, अपने जो टैक्स आपको हुकूमत आप पर नाफिज करती है और जो आपके यूटिलिटी बिल्स होते हैं, बिजली गैस पानी जो भी होते हैं, ईमानदारी से बगैर चोरी के वो आप पे करना। ये आपकी बाकायदा 5 ड्यूटीज है। अगला सवाल आपका, आपको हार्मफुल इफेक्ट्स बताने करप्शन के सोसाइटी पर, यानी कि 5 जुमलों में, यानी कि जो बुरे असरात होते हैं करप्शन के, जिसको उर्दू में हम कहते हैं बदउनवानी, जो कि किसी तरह से एक लानत तस्वुर की जाती है कि बदउनवानी जो है वो किसी भी कौम को खत्म करने में एक जहरीला मादा माना जाता है, किसी भी सोसाइटी को, मुआशरे को खत्म करने के लिए। तो उसके आपने बुरे असरात बताने हैं कि उससे मुआशरे में बुरे असरात क्या मुरतब होते हैं। पहला है हिंड्रेंस फॉर द वेलफेयर प्रोजेक्ट, दूसरा है एक्सीडेंट्स, तीसरा है ओवर बिलिंग चार्जेस, चौथा है चीटिंग एंड अदर करप्शन इन एग्जाम, यानी कि एग्जामिनेशन, और चौथा है लॉलेस, यानी कि कानून की हुक्मरानी नहीं होती, चीटिंग का कल्चर एग्जाम में बढ़ जाता है, ओवर बिलिंग चार्जेस, क्योंकि बिजली की चोरी होती है, जब कोई करप्शन करता है, बिजली चुराता है, तो उससे लोड पड़ता है बिजली की तकसीमकार कंपनियों के पास और वो तेल को ओवर बिलिंग करके वसूल करते हैं, जिससे बिल महंगे हो जाते हैं। क्योंकि अगर रोड्स पर कानून फॉलो ना किया जाए तो ये भी एक किस्म की करप्शन कहलाती है, तो इससे एक्सीडेंट्स जो है वो रोड पर बढ़ जाते हैं। और जो आपके मुल्क के फलाही प्रोजेक्ट होते हैं, जो आपके मनसूबाबंदी की हुई होती है मुल्क में, अगर आप उसमें ही करप्शन करेंगे तो वो सारे के सारे मुश्किल में पड़ जाते हैं, हो नहीं पाते। जैसे मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट जो है वो प्रोजेक्ट पास करती है कि हमने एक पार्क बनाना है, एक रोड बनाना है, और उसके बाद उस एक मंसूबे के अंदर अगर करप्शन का एलिमेंट आ जाए, कोई अफसर आके करप्शन करे, तो फिर होता यह है कि जो हुकूमत ने पैसे रिलीज किए हुए होते हैं उन पैसों के मुताबिक वो बन नहीं पाता, क्योंकि आधे पैसे तो उसमें से गबन कर लिए गए होते हैं। तो वो एक चीज ऐसी क्वालिटी की बन जाती है जो बहुत जल्द खराब हो जाती है। अगला सवाल आपके पास है, व्हाई इज सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड इंपॉर्टेंट, डिस्क्राइब इन फ्यू सेंटेंसेस। फ्यू का मतलब ही यही होता है जैसे 5 सेंटेंसेस, क्योंकि आपके 5 नंबर का सवाल है कि आपने जो खुराक में जो खुद कफालत, यानी कि आपने खुद कफील बनना है, यानी कि जो भी मुल्क की जरूरत है वो हम खुद पैदा करेंगे और खुद अपनी जरूरत को पूरा करेंगे, किसी से हम उधार नहीं लेंगे। तो ये आपने बताना है, इसकी अहमियत 5 जुमलों में। ये आपके सामने जवाब है, इन होल वर्ल्ड फूड इज द बेसिक नीड ऑफ द पीपल, ड्यू टू द लैक ऑफ फूड हेल्थ ऑफ द पीपल इज अफेक्टेड, पाकिस्तान इज एन एग्रीकल्चर कंट्री but our agriculture output is very low due to lack of resources of the country, so self sufficiency in food is necessary. So self-sufficiency in food, less food items are imported, so foreign exchange is safe, which is important for development projects. By self-sufficiency of food with the agriculture products, more industries are established and more foreign exchange is earned. आपको बताया जा रहा है कि अगर खुराक में खुद कफील हो जाए कोई भी मुल्क, यानी कि पाकिस्तान,
तो ये याद रखिएगा, वो मुल्क खुददार मुल्क बन जाता है और वो मुल्क अपनी हैसियत दुनिया में मनवा पाता है। इसके अलावा आपको ये बताया गया कि पाकिस्तान में, चूंकि एग्रीकल्चर कंट्री है, पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क माना जाता है, इसकी पैदावार बहुत अच्छी है, मगर चूंकि पाकिस्तान में कुछ रिसोर्सेज का लेक यानी कि कमी है, पानी की कमी है, हमारी जो दरिया हैं, हमारे डैम्स हैं, बारिश है, ये कम होती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो पैदावार है उसमें कमी वाक़ई होती है। पाकिस्तान की आबादी को जितना चावल चाहिए उतना चावल पैदा नहीं हो पाता, जितनी गंदम चाहिए उतनी पैदा नहीं हो पाती, तो हमें फिर वो बाहर से लेनी पड़ती है, तो इसलिए हमें उसमें खुद कफील बनने की ज़रूरत है। इस तरह से आपका ये सवाल खत्म हुआ। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। तालीम की क्या अहमियत है मुल्क की तरक्की में? ये आ गए आपके सामने 5 जुमले कि तालीम की क्या अहमियत है। एजुकेशन हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द नेशनल डेवलपमेंट फॉर ओन कंट्री। It helped human beings to pass through many stages of evolution. It helped the human beings to conquer the force of nature of the earth. It also develops a sense of nationhood and patriotism. It makes a man a useful citizen of a state. यानी कि आपको बताया जा रहा है मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है। हमारे मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करती है तालीम। जाहिर सी बात है, जब हम पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनते हैं, डॉक्टर इंजीनियर्स बनते हैं, तो हम इसी मुल्क में तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं। अगला आपको बताया जा रहा है कि इंसान जो अपनी तरक्की कर रहा है, जो साइंसी तरक्की हो रही है, जो नई नई चीजें इजादात हो रही है, उसमें तालीम का बहुत बड़ा रोल है। अगले जुमले में कहा जा रहा है कि कायनात के जितने भी राज हैं उसमें से जैसे पर्दा उठता जा रहा है और हमें नए नए राज पता लगते जा रहे हैं, तो तालीम इसमें सबसे अहम किरदार अदा करती है। तालीम याफ्ता ही लोग होते हैं तो फिर नई नई चीजें बनाते हैं, दूरबीनें बनाते हैं और फिर उसको रॉकेट्स बनते हैं, जाते हैं, देखते हैं सूरज कहाँ है, चांद कहाँ है, कितने प्लैनेट्स हैं, नए नए प्लैनेट्स डिस्कवर होते हैं, हमें आने वाले मुस्तकबिल में खतरात से हमें आगाह हो जाते हैं, हमें पता लगता है कि ओजोन लेयर की क्या पोजीशन है। तो ये सब तालीम की वजह से। अगला आपसे बोला जा रहा है कि तालीम ही एक ऐसी चीज है जिससे मुल्क की मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बात जो है वो पैदा होते हैं। आखिरी जुमले में आपको कहा जा रहा है कि हम एक ऐसे शहरी बन जाते हैं तालीम से जो मुल्क के लिए बहुत कारआमद हो, यूजफुल हो। प्यारे बच्चों, अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है देखा जाए तो। राइट 5 सेंटेंसेस ऑन द फेस्टिवल्स ऑफ सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान। जो पाकिस्तान में फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, चलिए अब इसको हम ऐसे ले लेते हैं, मजहबी फेस्टिवल्स, उसको आपने 5 जुमलों में बयान करना है, यानी कि आपने 5 फेस्टिवल्स बताने हैं और सिर्फ इतना बताना है कि वो किस तारीख को मनाए जाते हैं। ये सबसे पहले हमारे पास 5 फेस्टिवल्स ये मैं ले आता हूं ताकि आप समझ लें। पहला ईद उल फितर, 1 शवाल को ये मनाई जाती है, मंथ ऑफ रमजान के बाद, यानी कि आफ्टर द मंथ ऑफ रमजान, रमजान के महीने के जब रोजे रखते हैं उसके बाद जो शवाल का महीना आता है, तो पहली शवाल, और फिर आपको तो पता ही है कि हम दूसरी और तीसरी तक मनाते हैं, तो ये ईद उल फितर कहलाती है। दूसरी ईद मिलादुन नबी, जो कि 12 तारीख को मनाई जाती है रबीउल अव्वल के इस्लामी महीने में, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का हम दिन मनाते हैं इसमें। तीसरी है ईद उल अज़हा, यानी कि इसको बड़ी ईद, यानी कि कुर्बानी वाली ईद, बकरा ईद, होती है, कितने नाम है इसके। ये मनाई जाती है ज़िलहज के महीने में 10 तारीख को, और आपको पता ही है कि इसमें हज भी होता है, तो ये उसी वो एक कुर्बानी का जो एक नज़रिया था और इब्राहिम अलैहिस्सलाम का, तो उसकी याद को हम ताज़ा करते हैं। चौथा जो फेस्टिवल है वो बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जाता है, मुहर्रम की 10 तारीख को, जिसको हम यौम आशूर कहते हैं। 9-10 तारीख को मनाते हैं, तो 10 तारीख को एक्चुअल होता है। पांचवा रमजानुल मुबारक, क्योंकि ये एक ऐसा मंथ है हमारा, होली मंथ, जिसमें हम रमजानुल मुबारक में अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए रोजे रखते हैं। पहली रमजान से लेके पूरा होल मंथ जो रमजान का होता है, हम ये रोजे रखते हैं, तो इसको हम रमजानुल मुबारक कहते हैं। ये 5 फेस्टिवल्स आपके सामने आ गए। इस तरह से आपका हिस्सा बे यानी कि सेक्शन बी खत्म हुआ, इख्तिताम पजीर हुआ। जितने सवाल मैंने आपके सामने पढ़े ये उसके राइट आंसर्स थे। जितना लिखना था इतना ही, क्योंकि 5 जुमलों का मतलब होता है कि इतना लिखें आप कि आपको नंबर मिल जाए उतने 5। अगर कम लिखेंगे तो कम नंबर मिलेंगे, मगर आपने इन तमाम सवाल में से 6 के जवाब देने थे। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन सी, हिस्सा जी, जो कि बयानिया सवाल यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का होता है। सबसे पहला सवाल आपको आज पेपर में दिखा होगा, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया रीजन। ये आ गया इसका इंट्रोडक्शन, लोकेशन ऑफ पाकिस्तान, और उसके बाद इसकी ये पूरा इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। अब इन सब में अगर आप गौर करें तो पाकिस्तान एक रिपब्लिकन स्टेट डिक्लेयर हुआ, इसका लैटिट्यूड 23.35 सेंटीग्रेड से 37.05 सेंटीग्रेड है। नॉर्थ से लेकर एक्सटेंड टू द लॉन्गिट्यूड इसका है 60.50 सेंटीग्रेड से कवरिंग है पाकिस्तान, जो पूरा का पूरा पाकिस्तान जो है वो 7 लाख यानी कि 7,96,096 स्क्वायर किलोमीटर है। पाकिस्तान 4 सूबों पर मुश्तमिल एक वफाकी रियासत है, जमहूरी रियासत है, और कुछ ट्राइबल एरियाज यानी कबायली इलाका जात के साथ जुड़े हुए हैं। क्योंकि अब इसकी थोड़ी सी पोजीशन चेंज हो गई है, मगर हम चूंकि अकॉर्डिंग टू द बुक चल रहे हैं तो इसमें हमें ट्राइबल एरियाज लिखने हैं। जैसे अभी इसकी करंटली पोजीशन ये है, जो फाटा के ट्राइबल एरियाज थे वो अब केपीके में शामिल हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह ताला अगर बुक में चेंजिंग हुई तो उसमें ये जुमला ऐड कर दिया जाएगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो प्रोविंस है वो बलोचिस्तान है अकॉर्डिंग टू द एरिया, और सबसे बड़ा जो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन है वो है पंजाब। आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं। पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान पाया जाता है एक मुल्क, पाकिस्तान के ईस्ट में भारत है, इंडिया, पाकिस्तान के नॉर्थ में चाइना है, और नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान हमें नजर आता है। पाकिस्तान के साउथ जो बचता है उसमें पाकिस्तान के कोई मुल्क नहीं है, सिर्फ वहाँ पे पानी है, अरेबियन सी, जो कि इंडियन ओशन का हिस्सा है। आगे आपसे बताते हैं कि पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है वो सबसे बड़ी बॉर्डर मानी जाती है, 2252 2252 किलोमीटर तवील है, जिसको हम ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। अब हमें इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी सी डिस्क्राइब करनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ द लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। ये आइए जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है चाइना, चूंकि पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, नेबर है पाकिस्तान का, तो आपने लिखना है कि पाकिस्तान के इसके साथ बहुत अच्छे
ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान के इसके साथ सियासी और मुआशी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस है हमारी। उसके बाद आपने अफगानिस्तान के बारे में थोड़ा सा डिफाइन करना है, आप गौर करें कि इसमें ज्यादा डेफिनेशन नहीं लिखी हुई, बस आपने थोड़ी सी इसकी साइड बतानी है और उसके साथ ताल्लुकात को डिस्कस करना है। इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान इज सिचुएटेड, पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है अफगानिस्तान, द बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज, इन दोनों की मुल्क की जो बॉर्डर है वो कहलाती है ड्यूरल लाइन, जो कि 2252 किलोमीटर तवील है। पाकिस्तान हैज गुड ट्रेड रिलेशन विद अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं क्योंकि अफगानिस्तान के पास समंदर नहीं है, उसकी सारी पोर्ट अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तान के जरिए होती है एंड पाकिस्तान प्रोवाइड्स ट्रांसिट रूट, पाकिस्तान इसको एक रूट फराहम करता है ताकि इसका सामान इस तक पहुंचाया जा सके। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान बाकायदा एक तंजीम का हिस्सा है जिसका नाम है ईसीओ यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें तीसरा मुल्क है तुर्की। तीसरा आपने बताना है ईरान। ईरान भी पाकिस्तान के एक पड़ोसी मुल्क है जो कि साउथ वेस्ट बॉर्डर से पाकिस्तान के टच होता है। पाकिस्तान के से बहुत ही आइडियल रिलेशन है क्योंकि इस्लामी मुल्क है ईरान भी, और पाकिस्तान पहला कंट्री है, अब सॉरी ईरान पहला कंट्री है जिसने पाकिस्तान को आजादी के बाद एक्सेप्ट किया था, पहला इस्लामी कंट्री है जिसने एक्सेप्ट किया था 1947 की आजादी के बाद। उसके बाद ये याद रहे आपने लिखना है कि ईरान इस वक्त दुनिया के बड़े मुल्कों में शुमार किया जाता है जो कि ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, ऑयल उनके यहाँ पैदा होता है। ईसीओ का मेंबर भी है ईरान, और दोनों मुल्कों के दरमियान एक अच्छे सकाफती और तिजारती ताल्लुकात हैं। अगर आपने डी भारत यानी कि इंडिया के बारे में लिखना है कि पाकिस्तान के मशरिक यानी ईस्ट में पाया जाता है इंडिया, और इंडिया इज कॉल्ड द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत मानी जाती है इंडिया। यानी कि एक फैक्ट है, इंडिया की एक क्वालिटी है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाती है क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी वोट डालती है उनकी। तो हमें ये फायदा है कि वो हमारे बराबर में है। तो अगर किसी इंपॉर्टेंट चीज के बराबर में कोई चीज होती है तो उसका भी उतना ही इसमें अहमियत उसकी बढ़ जाती है। इट इज ऑल्सो सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, दुनिया में सेकंड नंबर का मुल्क है भारत, जिसकी सबसे बड़ी आबादी है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है इसके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की, मगर जो इसलिए ताल्लुकात खराब रहते हैं उसकी वजह भी लिख दी है एंड में कि कश्मीर इशू है मेन डिस्प्यूट इन दोनों मुल्कों के दरमियान, क्योंकि जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा दोनों मुल्कों के दरमियान एक बरादराना ताल्लुकात का कयाम मुश्किल नजर आ रहा है। अगला आपने अरेबियन सी को डिफाइन करना है, साउथ में पाया जाता है अरेबियन सी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है हमारा। हमारी बड़ी बड़ी पोर्ट्स हैं यहाँ पर, दुनिया भर के समुद्री जहाज आते हैं, तिजारत होती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनी मोर, यानी कि मोस्टली ट्रेड ऑफ पाकिस्तान सी इज कैरिड आउट बाय दिस ट्रेड रोड। कराची पोर्ट, गवादर पोर्ट, पसनी, जीवानी और किमाड़ी पोर्ट, बड़ी मशहूर बिन कासिम पोर्ट यहाँ पे हमारे यहाँ नजर आती है हमें अरेबियन सी में। मजीद इंपॉर्टेंस आप बताएंगे दी गल्फ कंट्रीज, जिनको हम खलीजी ममालिक कहते हैं, यानी कि ऑयल प्रोड्यूसर्स ज्यादातर इस्लामी मुल्क हैं। पाकिस्तान की अहमियत यूं बढ़ती है इन मुल्कों की वजह से क्योंकि ये सारे मुल्क पाकिस्तान से करीब है। एक तो है हम मजहब मुल्क के सारे इस्लामी मुल्क हैं, एक तो ये अहमियत बढ़ती है, दूसरी अहमियत ये बढ़ती है कि ये तमाम मुल्क पाकिस्तान के करीब हैं। मुस्लिम कंट्रीज ऑफ मिडिल ईस्ट, जो मिडिल ईस्ट में जो मुस्लिम कंट्रीज हैं जो कि बड़े अमीर मुल्क हैं पाकिस्तान के, चूंकि बहुत नियर देखें, अगर आप गौर करें लिखा हुआ है सिचुएटेड इन नियर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के करीब है, करीब होने की वजह से हमारी अहमियत बढ़ती है। कराची एंड इंटरनेशनल हार्बर एंड एयरपोर्ट, जो कराची जो एक शहर है पाकिस्तान का सबसे बड़ा, देखें लिखा हुआ है बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, ये इंटरनेशनल हार्बर यानी कि इंटरनेशनल बैन अवी पोर्ट का दर्जा, बैन अवी समंदर, बैन अवी बंदरगाह और बैन अवी हवाई अड्डा। यानी कि पाकिस्तान की जो कराची की हदूद है खासतौर पर, ये एक ऐसी हदूद है जिसमें दुनिया के समुद्री जहाज पाकिस्तान की पोर्ट पर आके लंगरअंदाज होते हैं और पाकिस्तान की जो एयर स्पेस है वो यूज करते हैं दूसरी जगह जाने के लिए। छोटी सी मिसाल देता हूँ, जैसे कि भारत का अगर यूरोप से कनेक्शन है तो वो पाकिस्तान के ऊपर से ही गुजरेगा, तो वो एक उसको सस्ता रूट फराहम होगा। अगर पाकिस्तान के ऊपर से वो ना गुजरे तो उसको बहुत बड़ा चक्कर और लेकर जाना पड़ेगा, घूम कर जाना पड़ेगा, जिससे उसका टाइम और उसका जो खर्चा है वो बढ़ जाएगा। इसलिए पाकिस्तान अपनी अहमियत रखता है दुनिया के लिए, इसलिए हर मुल्क चाहता है पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हों ताकि उनके साथ हम फायदा ले सकें। अगली अहमियत आपने बतानी है इंडस वैली एंड गंधारा सिविलाइजेशन, यानी कि पाकिस्तान कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो कि आपको बोले कि इसकी हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, उसके पास दुनिया की कदीम तहजीबों का रिकॉर्ड है। इंडस वैली यानी जिसको हम मोइंजोदाड़ो कहते हैं, सत्तर के पास इसके असरात पाए गए हैं, इसके निशानियां में मिली हैं। गंधारा सिविलाइजेशन हमें नजर आती हैं केपीके में। तो ये दो बड़ी सिविलाइजेशन पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो दुनिया भर से टूरिज्म जो है वो काफी बढ़ता है। ये देखें लिखा हुआ है कि टूरिस्ट इसको विजिट करने अक्सर आते हैं, विजिट करते हैं टूरिस्ट इसको, तो ये आपके सामने लिखा हुआ है, और जाते हैं वो कागान और सवात तक, खूबसूरत तरीन पाकिस्तान वो यहाँ पे मौजूद है तो वो देखते हैं, इससे पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती है। अगला पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान का एक ज्वाइंट प्रोटोकॉल है, एक मुआहदा है, जिससे पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती है, जिसके जरिए वो काफी गैस के जरिए वो पाइपलाइन के जरिए मिले हुए हैं, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आपस में एक दूसरे से कई चीजें लेते हैं और देते हैं। तो इसलिए इनके जो एक तंजीम है, इनकी जो आपस में एक कनेक्शन है वो बड़ा अच्छा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अहमियत बढ़ती है। अगला आपने बताना है कश्मीर इशू, क्योंकि देखें इशू ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान है, बिटवीन दी इंडिया एंड पाकिस्तान, ये दोनों कश्मीर जो है इन दोनों के दरमियान है। कई जंगें हो चुकी हैं इस इशू की वजह से दोनों मुल्कों के दरमियान, और हर वक्त हमें आपको नजर आएगी कि टेंशन क्रिएट रहती है इसमें। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया की नजर है इस इशू पर, क्योंकि जब तक ये इशू क्लियर नहीं होगा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे। तो पाकिस्तान की अहमियत कश्मीर वाले मामले में भी है, क्योंकि पाकिस्तान का उसमें एक स्टैंड है, पाकिस्तान ने एक स्टैंड लिया हुआ है, जिसकी वजह से कश्मीर जो है वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करते, कश्मीर हमारे भाई।
अगली हेडिंग है पाकिस्तान 7th एटॉमिक कंट्री डिक्लेयर हुआ है दुनिया में, और जाहिर सी बात है दुनिया के इतने सारे ममालिक 200 से ऊपर ममालिक हैं, मगर चंद ही मुल्क हैं जिनके एटम बम है, तो उसमें से एक पाकिस्तान है। और ये याद रहे कि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया का पाकिस्तान ओनली कंट्री है, ओनली एटॉमिक कंट्री है जिसके पास एटम बम है, तो इसलिए पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ती है। एंड के अंदर आपने कंक्लूजन यानी कि तबसरा करना है और आपने बताना है कि हमारा अच्छा मुल्क है और अल्लाह ताला इसको अपनी नजर करम इस पे इनायत करे, वगैरह वगैरह। अगला सवाल आपको लॉन्ग नजर आया था, चैप्टर 5 का है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, डिस्क्राइब इन डिटेल, तफसील के साथ बयान करना है क्या पाकिस्तान के एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स यानी कि ज़राई मसाइल। आइए इसका जवाब देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने लिया, 70% पाकिस्तान की पॉपुलेशन इस शोबे से वाबस्ता है, पाकिस्तान की बैकबोन है, ये याद रखिएगा, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है एग्रीकल्चर फील्ड, 70% आबादी इससे जुड़ी हुई है। और इसके बाद आपको ये भी बताना है कि पाकिस्तान फेस करता है काफी प्रॉब्लम्स, तो आइए जरा देखते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली, पाकिस्तान के पास थोड़ी बहुत आपको नजर आएगा, पाकिस्तान एक अमीर मुल्क नहीं है, तो पाकिस्तान जो है इज नॉट अ रिच कंट्री, तो उसके पाकिस्तान के पास जो हमारे जो किसान है उनके पास पैसों की जो असासों की कमी है, पैसों की कमी है, तो वो अपनी मर्जी से मशीनरी, सीड्स, खाद जो खरीद नहीं सकते, तो इसी वजह से कोई किसान सब कुछ सारा टैलेंट होते हुए भी हमारे किसान जो है वो अपनी मर्जी की फसल भरपूर तरीके से नहीं लगा सकते, सिर्फ पैसों की कमी की वजह से। तो ये प्रॉब्लम है कि हमारे किसानों के पास पैसे जो है वो नहीं है। दूसरा, लो लिटरेसी रेट, यानी कि हमारे किसान जो है वो पढ़े लिखे नहीं है और ज्यादातर इसमें अनएजुकेटेड है, लिटरेसी रेट पाकिस्तान में बहुत लो है। तो एक ये भी हमारी बहुत बड़ी वजह है कि हमारे किसानों को इन चीजों के साथ फाइट करना नहीं आती, अनएजुकेटेड है, तो इसलिए जो उनके एक कहते हैं ना जैसे कि टिड्डों का हमला हो गया या बारिश हो गई, तो उनसे उनके बचाव की उनको तरकीबें नहीं पता होती कि किस तरह से उनसे बचना है, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होते तो उनके पास वो ऐसी टेक्निक्स होती तो वो उससे बचते। जैसे दुनिया भर के किसान पढ़े लिखे होते हैं तो उनको पता होता है कि किस वक्त कौन सी चीज उन्होंने करनी है, तो हमारे किसान जो है वो इस चीज से बिल्कुल अनजान है। अगला है किसानों की बढ़ती हुई तादाद, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फार्मर्स। एक तो हमारे किसान भाई, ऊपर से उनकी औलादें वो भी किसान बन जाती हैं, तो अगर उनको हम एजुकेशन नहीं देंगे, उनके बच्चों को डॉक्टर्स इंजीनियर्स नहीं बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो किसान के जो 6 बच्चे हैं वो किसान ही बनेंगे। जमीन तो उतनी ही है जो पहले एक किसान के पास थी, अब 7 के पास आ गई, तो इसलिए हमारे किसानों की जो बढ़ती हुई तादाद है तो अब वो बेरोजगार हो रही है, तो ये भी एक बहुत बड़ी। अगली हेडिंग हमारे सामने है, शॉर्टेज ऑफ वाटर एंड इरिगेशन रिसोर्सेस, यानी कि हमारे किसान भाइयों को उनके जो खेत हैं और उनका काम जब वो करते हैं, जब वो फसल लगाते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा जो मुश्किलात आती हैं वो पानी की कमी, और जो नहरी निजाम जो उनके पास बहकर जा रहा है उसमें नहरों में पानी उस लेवल पे नहीं होता जिस लेवल पे इनको अपने खेतों में चाहिए होता है। क्योंकि इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में डैम्स की कमी है, बारिशें कम होती हैं, तो इस वजह से हमारी नहरों में पानी का वो लेवल नहीं होता और पानी की कमी होती है, जिसकी वजह से उनके खेतों में उनको कोई भी फसल उगाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगली हेडिंग हमारी नॉन मिशनाइज्ड कल्टीवेशन, यानी कि हमारे जो किसान है, एक तो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि वो नॉन एजुकेटेड है, उनके पास इल्म की कमी होती है, पढ़े लिखे नहीं होते, तो जदीद दौर की जदीद मशीनों का यूज जो है वो नहीं जानते। दुनिया के अंदर जो इस वक्त फार्मर्स हैं वो जदीद मशीनों के साथ अपनी कल्टीवेशन, अपनी फसलें लगाते हैं, मगर जो पाकिस्तानी किसान है वो बेचारे अभी भी वो पुराने 200 साल पुराने देसी तरीकों पर काम कर रहे हैं। वही बेचारे बैल बंदी भी होती है और उसको जमीन को वो नरम कर रहे होते हैं, हाथों से छिड़काव करते हैं बीजीस का, सीड्स का, और फिर वो यूरिया यानी कि खाद, तो यानी कि एक देसी तरीका है उनका कल्टीवेशन का। जबकि दुनिया में जो मशीनें आई, ट्रैक्टर्स और ड्रोन्स और पता नहीं कौन कौन सी मशीनें जबरदस्त आ गई हैं, जिसकी वजह से उनकी कल्टीवेशन इतनी आसान हो गई है कि वक्त की बचत और उनकी जो इंसानी फोर्स होती है, थकते नहीं है वो, और थोड़े से टाइम में इतनी बड़ी बड़ी फसल लगा देते हैं। तो ये ही वजह है दुनिया में तमाम किसान आगे निकल गए, हमारे किसान अभी पीछे ही रह गए। यही कुछ इसमें लिखा हुआ है। अगली हेडिंग है हमारी स्मॉल लैंड होल्डर्स, यानी कि जो हमारे किसान हैं उनके जो जमीनों के टुकड़े हो चुके हैं। देखें जरा, बड़ी समझने वाली बात है कि एक किसान के पास एक जमीन की बहुत बड़ा हिस्सा उसका जमीन का था, उसके बहुत बड़े हिस्से पे वो खेती करता था, उसके बाद उसके और मजीद बच्चे आए जो कि किसान बन गए, आगे चल के वो हिस्सा हुआ बाप के मरने के बाद, और वो पता चला उस एक जमीन के 6 हिस्से हो गए जो 6 बच्चों में तकसीम हो गए। अब एक हिस्सा जो छोटा सा एक बच्चे के पास गया उसमें उसने आम की फसल लगा ली, एक ने चावल की लगा ली, एक ने, तो हुआ ये कि वो फसल लगाने के लिए जमीन इतनी बड़ी चाहिए होती है, वो नहीं होती इनके पास, तो जमीन के जो है वो टुकड़े टुकड़े हो गए। तो इस वजह से होता क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे जब हम फसल लगाते हैं गंदम की, चावल की, गन्ने की, तो ये इसके लिए बहुत बड़ी जमीन चाहिए। जब आप ज्यादा फसल लगाएंगे तो ज्यादा फसल उगती है, उसमें से कुछ खराब भी होती है, कुछ सही भी होती है, तो फिर पैदावार जो है वो सही अंदाज में होती है, आपको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। तो हमारे यहाँ जो जमीन के टुकड़े हो गए, तो छोटे छोटे पैमानों पर अगर आप खेती बाड़ी करेंगे तो वो बात नहीं आती है। अगली हेडिंग हमारी वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, यानी कि हमारे जो किसान हैं उनकी जो जमीनें हैं वो इस वक्त वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी का शिकार हो गई हैं। उर्दू में से कहते हैं सीमोथोर, यानी कि जमीन को एक तरह से फंगस लग जाती है, जमीन बीमार हो जाती है, क्योंकि पानी की जो सतह होती है जेर जमीन वो बहुत ही नीचे चली जाती है डेट लेवल पर। वजह उसकी ये है कि डैम्स की कमी, पानी नहीं आ रहा, बारिशें कम हो रही हैं, तो जमीन एक तरह से सूखती जाती है, जिसकी वजह से जमीन सरखेज नहीं रहती और जमीन बंजर हो जाती है। तो ये फर्टाइल लैंड जो है वो नहीं रहती है, तो एक तरह से ये उनकी जमीन बीमार हो जाती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हमारे किसान जो है वो सही अंदाज में अपनी फसलें उगा नहीं सकते। अगली हेडिंग हमारी यूज ऑफ पुअर फर्टिलाइजर, सीड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स, यानी कि जो कीड़े मकोड़े जो
आ जाते हैं, जो हमले होते हैं उनके फसलों पर, जो हमारे यहाँ खाद यूज की जाती है, जो हमारे यहाँ बीज यूज किए जाते हैं, वो इंतहाई गंदी क्वालिटी के, एक पुअर क्वालिटी के वो होते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास चीजें हर तरह की होती हैं, ए क्वालिटी, बी क्वालिटी, सी क्वालिटी, तो चूंकि किसानों के पास इतने पैसे नहीं होते, इतनी पेमेंट नहीं होती कि वो अच्छी क्वालिटी की कोई चीज ले लें, लिहाजा वो खाद भी कोई ऐसी ले लेते हैं सस्ती सी, बीज भी वो ले लेते हैं सस्ते से, और फिर जो दवाइयां आती हैं कीड़ों मकोड़ों से बचाव की, वो भी वो बहुत हल्की सी ले लेते हैं, और उसके बाद वो उसके साथ अपनी फसल लगाते हैं, जिसके बाद उसका असर उनको दिखता है उनकी फसल पर। जब वो फसल उनकी उगती है तो इंतहाई खराब हो जाती है, आधी से ज्यादा फसल, और वो बात नहीं रहती जो होनी चाहिए थी। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी की इनको खाद और बीज और इनको दवाइयां दें कीड़े मकोड़ों से बचाव के, तो मुमकिन है कि हमारे किसान जो है वो अच्छी पैदावार करके हमें दें। अगली हेडिंग है हमारी इनसफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारे किसानों को बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन, बेहतरीन रोड जो है वो प्रोवाइड नहीं हम कर पाए, एज अ गवर्नमेंट, एज अ नेशन हम उनको नहीं दे पाए। देखिए, एक किसान का काम सिर्फ फसल उगाना नहीं है, उसका काम उसको मार्केट तक उन फसल जो उसने उगाई है, काटी है, वो मार्केट तक ले जाके वो फरोख्त करनी है। अगर वो गंदम उसने उगाई है, चावल उसने उगाए, तो वो मार्केट में ले जाके उसको बेच के अच्छे पैसे कमाएगा। मगर अगर उसको एक अच्छे रोड उसको हम नहीं देंगे बना के, आपने देखें गांव देहात के जो रोड्स हैं वो किस तरह से बुरी हालत में है, और उसके पास अगर वो गाड़ियां नहीं होंगी, ट्रैक्टर नहीं होंगे, और वो गधा गाड़ी पे डाल के लेके जाएगा, तो 2 दिन बाद तो वो मार्केट पहुंच रहा है, मंडी जिसको हम कहते हैं, तो आधी से ज्यादा फसल तो रास्ते में खराब हो जाती है। तो यही वजह है कि जब आप उनको फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं देंगे, तो हमारे किसान जो है वो परेशान रहेंगे। अगली हेडिंग है हमारी नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज ऑफ फॉर फार्मर्स। हमारे किसान जब बीमार होते हैं तो उनके पास जदीद हॉस्पिटल्स नहीं है उनके गांव देहातों में, जिसकी वजह से उनको शहरों का रुख करना पड़ता है, और वो शहरों में आके अपनी बीमारियों का इलाज कराते हैं, जिसकी वजह से 2, 3, 4, 6 महीने तक वो शहरों में रहते हैं, और उनकी वहां पर फसल जो है वो खराब हो जाती है, या उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता, जिसकी वजह से पैदावार में कमी बाकी होती है। अगर हम उनको उनके गांव देहात में ही अच्छे अस्पताल बना के दे दे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, तो मुमकिन है कि वो फिर फसल भी देखते रहें और अपनी इलाज भी कराते रहें। तो ये एक वजह और है जिसमें पैदावार में कमी बाकी होती है। अगली हेडिंग हमारी हार्मफुल इंसेक्ट्स एंड क्रॉप्स डिजीज, यानी कि आपके सामने एक और दुश्मन है, और वो है कीड़े मकोड़े और ऐसे हमले, ऐसी बीमारियां जो फसलों को लाहक होती हैं। शायद आपने कुछ दिनों पहले टीवी पर सुना हो कि टिड्डों का हमला हुआ, जो पाकिस्तान में 70% चावल की फसल तबाह कर गए थे, 40% गंदम की फसल तबाह कर गए थे, और 35% जो शुगर केन यानी गन्ना जो था उसकी फसल को वो चाट गए थे। इसका मतलब है कि मुमकिन है कि एक मुख्तलिफ वक्त में, औकात में इनके हमले होते हैं, जो कि दूसरे मुल्कों से आते हैं उड़ते हुए, पूरे के पूरे झुंड आते हैं और आपकी फसलों को वो खत्म कर देते हैं। तो उनसे बचाव की तरकीबें, उनसे बचाव की दवाइयां, उनसे बचाव के तरीकेकार हमारे किसानों को नहीं पता, जिसकी वजह से जो हो रहा होता है उसको वो होने देते हैं। अगली हेडिंग हमारी शिफ्टिंग ऑफ फार्मर्स टुवर्ड सिटीज। हमारे किसान बहुत तेजी के साथ शिफ्ट हो रहे हैं गांव देहात से शहरों की तरफ। इसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो कई किसान जो है वो शहरों की जो जिंदगी है, जो एक चमकती धमकती जिंदगी है, जो एक सहूलतों वाली जिंदगी है, उससे वो बेचारे रह नहीं पाते, और वो जब शहरों की तरफ रुख करते हैं तो वो फिर वहीं की जिंदगी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। वहीं पे वो छोटे मोटे घर लेके वहीं पे कोई छोटी मोटी रिक्शा या कोई होटल खोल के बैठ जाते हैं। तो अमूमन वो बड़े शहरों में, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, यहाँ पर जाके वो काम शुरू कर देते हैं। यानी कि एक टैलेंटेड किसान अपनी जमीन बेच बाच के औने पौने दामों में बेचकर वो शहरों की तरफ चला जाता है। तो जिसकी वजह से मुल्क को नुकसान ये होता है कि एक टैलेंटेड किसान फील्ड छोड़ देता है और उसकी जमीन पर कुछ और काम शुरू हो जाता है। यानी कि जाहिर सी बात है, वो जमीन किसी वडेर को बेच, उस वडेरे ने वहां पे भैंसों का बाड़ा बना दिया, तो आपकी एक पैदावार वाली जमीन वो अब बेकार हो चुकी है। तो ऐसा मुमकिन होता है कि ऐसा कहीं हमें दिखने में नजर आता है। अगला मेरे बच्चों सवाल है आपका, जो कि वो सवाल तो आपका खत्म हो गया है। अगला सवाल आपका जो बोर्ड में आपको दिया गया था, बहुत ही आसान सवाल है, चैप्टर 7 का है, कि हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ उर्दू एज अ नेशनल लैंग्वेज। आपने तफसील से बताना है अहमियत उर्दू जबान की बहैसियत कौमी जबान। जाहिर सी बात है, आप सब जानते हैं हमारी कौमी जबान उर्दू है, हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है। तो इसकी बहैसियत कौमी जबान क्या अहमियत है, इसका क्या किरदार है, आपने ये डिस्कस करना है। सबसे पहले आप इंट्रो लिखेंगे, ये आपके सामने इंट्रो आ गया। चारों सूबों में बोली जाती है, बेहतरीन जबान है, हमारी सकाफती जबान है, हमारी लैंग्वेज जो इस पाकिस्तान में कई लैंग्वेज बोली जाती है उसमें सबसे अहम और बड़ी जबान है। इसके अलावा आपको ये भी बताया जा रहा है इस इंट्रोडक्शन में, गौर से देखें आप, कि हमारे फादर ऑफ द नेशन कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने डिक्लेयर कर दिया था पहले ही इसे नेशनल लैंग्वेज फ्यूचर में, जिन्होंने बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था आजादी के बाद कि अगर पाकिस्तान का आइन बना तो हम उसमें इसको फ्यूचर में, मुस्तकबिल में नेशनल लैंग्वेज का दर्जा देंगे। इसकी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अहमियत है, और आगे अब इसकी अहमियत को हम देखते हैं। सबसे पहले आपने ये थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस बताई, जिसमें आपने लिखना है कि ये बहुत पुरानी जबान नहीं है, मगर ये मुगल रूल में तरक्की पसीर हुई, तरक्की मिली इसको, और उसके बाद ये बहुत पॉपुलर हुई साउथ एशिया में। उसके बाद आप बताएंगे ये डिक्लेयर हो गई है नेशनल लैंग्वेज एज अ पाकिस्तान 1973 के आइन में। कायदे आजम ने इसकी अहमियत हमें बताई, चारों सूबों में बोली जाती है, और इसके अलावा बताएंगे कि इसमें शायरी भी होती है, नसर निगारी भी होती है, पंजाबी, बलोची, सिंधी, पश्तो जबान में भी होती है, तो उर्दू में भी होती है। और उर्दू हमारी कदीम सकाफती ये जो तारीख है उसका हिस्सा भी है। आगे आप इसमें इसकी अहमियत बताएंगे। सबसे पहली अहमियत है सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि ये हमारे कम्युनिकेट करने का जरिया है। हम इससे एक दूसरे से आपस में जो सूबे हैं वो कम्युनिकेट होते हैं उर्दू जबान से। जाहिर सी बात है, सूबाई जबान है, दूसरा सूबा तो नहीं बोलता। अगर सिंधी जबान यहाँ बोली जा रही है तो पंजाब में थोड़ी ना बोली जा रही होगी, मगर उर्दू जबान है जो दोनों सूबों को जोड़ देती है। अगली है कि ये हमारे इत्तेहाद, यूनिटी का भी जरिया है। चारों सूबों को, पूरे पाकिस्तान को उर्दू जबान आपस में करीब लाती है, जोड़ती है।
अगली है कि हमारे आइडियोलॉजी, जिस आइडियोलॉजी पर मुल्क हमारा बना, इस्लामिक आइडियोलॉजी, और दूसरा हमारे कल्चर यानी हमारी सकाफत का अहम हिस्सा है। ज़ाहिर-सी बात है कि हमने अपनी जो सकाफत को रिप्रेज़ेंट करना है वो उर्दू ज़बान के साथ करते हैं, और सबसे बड़ी बात नज़रिया पाकिस्तान जो बना, उसके बाद उसके तहत ये मुल्क बना, तो उर्दू ज़बान का बहुत बड़ा रोल है इसमें तहरीक पाकिस्तान में। इसके अलावा आप बताएँगे कोऑर्डिनेशन का ज़रिया भी उर्दू ज़बान है। हम इसके ज़रिए आपस में बात करते हैं एक-दूसरे से, और एक-दूसरे के ख़यालात को, एक-दूसरे के तसव्वुरात को, एक-दूसरे के जज़्बात को हम समझते हैं। अगला है पाकिस्तान के लोगों की नेशनल आइडेंटिटी है ये, यानी कि हमारी कौमी शिनाख्ती अलामत है। इसकी छोटी-सी मिसाल मैं आपको देता हूँ। मेरे बच्चों की, अगर हम न्यूयॉर्क में जाके उर्दू में बात करते हैं, तो दुनिया का हर इंसान समझ जाएगा कि हम पाकिस्तान के शहरी हैं, क्योंकि हम उर्दू ज़बान बोल रहे हैं। अगला है सोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। ये किसी से राब्ते का ज़रिया भी होती है। हम किसी से जब राब्ता करते हैं, तो उर्दू ज़बान ही वो ज़बान है जिसके ज़रिए हम अपनी राब्ते को, अपनी बात को, अपने मौक़िफ़ को हम आगे रख सकते हैं। अगला है सोर्स ऑफ बेनिफिट, यानी कि फ़ायदे का भी ज़रिया ये मुल्क में है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, आप शायरी देखते हैं, आप ड्रामे देखते हैं, आप शॉर्ट स्टोरीज़ को सुनते हैं, देखते हैं, आप जो एक हमारा फ़ोल्क, यानी कि जो हमारा एक सूबाई जो तर्ज़ होता है, हर सूबे का अलग एक जो सिस्टम है, उनकी जो शायरी है, उनका म्यूज़िक है, तो उनका इज़हार करने के लिए भी उर्दू ज़बान सबसे बेहतरीन चैनल, सबसे बेहतरीन चीज़ है, जिसके ज़रिए हम इसका इज़हार भी करते हैं और इससे हम पैसे भी कमाते हैं। तो ये इसके बाद अगली हेडिंग है इंटरनेशनल लैंग्वेज। दुनिया के अंदर इस ज़बान को एक ख़ास जो है रुतबा दिया गया है दुनिया में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे बाकी लैंग्वेज है, अरेबिक है, उसके साथ ही उर्दू लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया और इसकी इज़्ज़त बढ़ाई गई, हौसला अफ़ज़ाई की गई कि ये एक बैनुल-अक़वामी ज़बान है। बैनुल-अक़वामी ज़बान का मतलब होता है जो दुनिया के हर कोने में बोली जाती है, हर शहर में बोली जाती है, उर्दू बोलने वाला दुनिया के हर कोने में आपको मिलेगा। अगली हेडिंग है मीडिया कम्युनिकेशन। ये आपके मीडिया के अंदर जो राब्ता है, जो मीडिया की जो ज़बान है, वो भी मानी जाती है उर्दू ज़बान, जिसके ज़रिए आपका रेडियो भी चल रहा है, आपके टीवी के तमाम चैनल्स चल रहे हैं, आपका प्रिंट मीडिया, अखबारात भी चल रहे हैं, और एक और चीज़ जो आपका सोशल मीडिया है, उसमें भी उर्दू आपके ख़यालात का इज़हार करने में बड़ा अहम रोल अदा करता है। अगली हेडिंग है हमारी कॉमनलॉजी, यानी क्या ये एक ऐसी ज़बान है जो कि एक हमारे दरमियान एक बेहतरीन रिश्ता पैदा करता है और हमें आपस में घुल-मिलने में बड़ी मदद देता है। और ये याद रखिएगा, ये एक ऐसी सॉफ्ट ज़बान है, यहाँ लिखा हुआ है कि जो अरेबिक वर्ड्स हैं, जो पर्शियन वर्ड्स हैं, जो इंग्लिश वर्ड्स हैं, ये बड़े आसानी से वो वर्ड्स जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमारी ज़बान को अच्छे लगते हैं, तो वो इस ज़बान उर्दू ज़बान के अंदर समा जाते हैं और वो बड़े आराम से आ जाते हैं। तो ये ज़बान मिक्सअप है कई ज़बानों की। समझ आप कर देंगे, आप इसका कंक्लूजन लिखेंगे और इसके बाद आपका ये सवाल हो गया दी एंड। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको बोर्ड ने दिया, व्हाट रोल शुड बी प्ले टू मेक पाकिस्तान अ प्रॉस्पेरियस कंट्री? क्या किरदार होना चाहिए पाकिस्तानियों का अपने मुल्क की तरक्की में, वो किरदार आपने बताना है। देखा जाए तो बहुत आसान सवाल है, ये आपने इंट्रोडक्शन दिया, 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, यूनाइटेड इंडिया से आज़ाद हुआ ये। हम बहैसियत शहरी इस मुल्क में हमने आज़ादी बड़ी मुश्किल से बेपनाह कुर्बानियों के बाद ली है, और उसके बाद हमारा कुछ फ़र्ज़ है जो हम अपने मुल्क के लिए अदा करें। आइए वो फ़र्ज़ देखते हैं कि सबसे पहले तो है हार्ड वर्क, यानी कि मेहनत और मुशक्कत। चाहे वो जिस्मानी मेहनत हो, चाहे वो दिमागी मेहनत हो, हमें हर तरह की मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। अब ये मुल्क जब आज़ाद हो गया है, तो हमारे नाज़ुक कंधों पर इसकी ज़िम्मेदारी है। हमें चाहिए कि हम अपनी-अपनी फ़ील्ड्स में, ऑल फ़ील्ड्स, जो आपकी फ़ील्ड है, उसमें आप बेहतरीन काम करें, क्योंकि आपका बेहतरीन काम करना आपके मुल्क के लिए बहुत फ़ायदेमंद, फ़ायदेमंद है। तो अगर आप अपनी फ़ील्ड में बेहतरीन, जैसे आप स्टूडेंट हैं, तो आप अच्छा इल्म हासिल करें, ताकि कल आप पाकिस्तान के लिए एक अच्छी जॉब करें, पाकिस्तान को फ़ायदा हो आपसे। अगर आप जज हैं, तो आप ईमानदाराना फ़ैसले करें। अगर आप वकील हैं, तो हमेशा सच का साथ दें। डॉक्टर हैं, तो आप लोगों की खिदमत करें। तो इस तरह से आपने अपनी हर फ़ील्ड में मेहनत करनी है। दूसरा हमारा रोल क्या है? हमें नेशनल यूनिटी का मुज़ाहरा करना है। हमें कौमी इत्तेहाद का मुज़ाहरा करना है। नेशनल यूनिटी का मतलब कौमी इत्तेहाद का मतलब है कि हमें किसी तफ़रीक में, तक़सीम में पड़ना ही नहीं चाहिए। जो भी तक़सीम है, वो भाई बात की बात है। हम सब पाकिस्तानी हैं, ना कोई सिंधी, ना कोई पंजाबी, ना कोई पख्तो, ना कोई बलोची, ओनली पाकिस्तानी। जितने पाकिस्तान में शहरी रहते हैं, जिनके पास शनाख्ती कार्ड है, जो यहाँ पे पैदा हुए हैं, जो यहाँ के शहरी हैं, वो पाकिस्तान के बराबर के हुकूक रखते हैं। हमें सबके हुकूक का ख़्याल रखना चाहिए। हम सब आपस में इत्तेहाद का मुज़ाहरा करेंगे, तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अगली हेडिंग मेरे बच्चों आपके सामने है पैट्रियोटिज़्म, यानी कि हुब्बुल वतनी। हमें हुब्बुल वतनी का मुज़ाहरा करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। मुल्क आपके लिए कुछ भी करे, मगर आपने अपने मुल्क से मोहब्बत नहीं छोड़नी है। आपने अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करना है, और आपने अपने मुल्क से मोहब्बत का इज़हार करना है। अब वो ये नहीं है कि 14 अगस्त को ही इज़हार किया जाए। ये ऐसा है कि आप अपने अड़ोस-पड़ोस में ख़्याल रखें, सफ़ाई का ख़्याल रखें। देखिए, ये हुब्बुल वतनी होती है। आपने इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना है। हुब्बुल वतनी आपके अंदर, मुल्क से मोहब्बत आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहले कंट्री, यानी कि कंट्रीज़ लव। अगला है आपका स्टेप फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। तालीम के तशहीर में अपना किरदार अदा करें। भले आप किसी भी फील्ड में हैं, मगर जहाँ पे भी आपका रोल बनता है, अगर आप शादीशुदा हैं, तो अपने बच्चों को अच्छी तालीम दें। अगर आप खुद स्टूडेंट हैं, तो आप अच्छी तालीम हासिल करें। अगर आप अमीर हैं, तो आप किसी गरीब इलाके में स्कूल बनवा के दें। अगर आप थोड़ा-सा भी आपके पास टाइम है, तो आप टीचिंग करें, बच्चों को अच्छी तालीम दें। सिर्फ़ पैसे के लिए नहीं है, एक अच्छी इल्म आप दें। इल्म बढ़ने से हमेशा बढ़ता है, याद रखिएगा। तो आपने प्रमोशन करनी है एजुकेशन की। अगली हेडिंग मेरे बच्चों आपके पास है सेल्फ रिलायंस, यानी कि आपने अपने मुल्क को खुद कफील होने में, खुद मुख्तार होने में आपने मदद करनी है। आपने किसी तरह से अपनी ड्यूटी निभानी है कि पाकिस्तान हार्ड वर्क करते हुए एक सेल्फ रिलायंस स्टेट बने, जो अपनी ज़रूरियात को खुद पूरा करे, किसी के आगे हाथ ना फैलाए और ना भीख मांगे।
अगली है हेडिंग आपकी सोशल जस्टिस, यानी कि मुआशरती इंसाफ। किसी का हकूक आपने सलब नहीं करने, किसी का हक नहीं मारना है। आपने सिर्फ अपनी बात नहीं करनी है, आपने सबका ख्याल रखना है, आपने मुआशरती इंसाफ रखना है। देखें, मैं अक्सर अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि हर बंदा, हर पाकिस्तानी शहरी चलता फिरता एक जज है। अगर एक चीज पड़ी हुई है और वो मेरी नहीं है, तो मुझे उठाने का कोई हक नहीं है, वो मेरी नहीं है, मगर हम उठा लेते हैं। तो ये सोशल जस्टिस के खिलाफ है। हमें अगर सोशल जस्टिस का मुजाहरा करना है, तो जो चीज जिसकी गिरी हुई है वो वही आके उठाए, तो फिर हमें नजर आएगा सोशल जस्टिस मुआशरे में। अगला है स्टेप टू वेनिश करप्शन, यानी कि हमें जो एक लानत है करप्शन, बदुनवानी, उसके खिलाफ रहना है और उसके खिलाफ हमें चलना है। हमें किसी भी किस्म की करप्शन में साथ नहीं देना, चाहे वो सिग्नल तोड़ना हो, चाहे वो आपका फुटपाथ पर जगह को घेरना हो, चाहे वो आपका लाइन को तोड़ना हो, चाहे वो आपका बिजली का बिल ना भरना हो। हर तरह की करप्शन, ये देखिए सब करप्शन है, हमें इनसे अलग रहना है। हमें अपने बिल टाइम पर भरने हैं, हमें अपने सिग्नल्स को फॉलो करने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने हैं, इदारों की इज्जत करनी है, बड़ों की इज्जत करनी है, मुल्क की इत्तेहाद बरपा रखना है। तो ये सब हमें रखना है। आठवीं हेडिंग हमारी फील प्राउड एज अ पाकिस्तानी। चाहे आपका मुल्क कैसा हो, हमें अपने मुल्क पे प्राउड फखर होना चाहिए। दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, अपना नाम, अपनी पहचान कभी ना छुपाएं, बताएं सबको कि हम पाकिस्तानी हैं, एक आजाद वतन के शहरी हैं। एंड के अंदर आप कंक्लूजन लिख देंगे और उसके बाद आपका ये सवाल इख्तिताम पसीर हुआ। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आपको हिदायत दी जा रही है कि आप कोई भी एक नोट का इंतखाब करके उस पर नोट लिखें। लेकिन नोट का सवाल ही यही होता है, हमारे बच्चे कुछ गलत गाइडलाइन ले लेते हैं और वो समझते हैं नोट का मतलब है कि कोई छोटी सी चीज। नोट का मतलब बिल्कुल छोटी सी चीज नहीं होती। नोट का मतलब है कि आप तफसील से पूरी बात बताएंगे, जैसे लॉन्ग सवाल है। बस आपको इसमें सहूलत ये दी गई है कि इस एक सवाल में 3 सवाल हैं, ये देखें आपके सामने, जिसमें से आपने एक करना है। मगर सवाल तो तीनों के तीनों लॉन्ग हैं, तो आपने बिल्कुल जैसे लॉन्ग याद किया था वैसे ही आपने करना है। सबसे पहला नोट है प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, दूसरा है रोल ऑफ कायदे-ए-आज़म एज़ अ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और तीसरा है प्रॉब्लम फेस्ड बाय एजुकेशनल सेक्टर इन पाकिस्तान। ये तीनों आपने नोट बयान करने, एक-एक करके चलते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, इस्लाम में जमहूरियत के उसूल, चैप्टर नंबर 1 का ये सवाल है। सबसे पहले डेमोक्रेसी की हेडिंग डाली आपने, आपने लिखा, उसके बाद आपने वेस्टर्न कॉन्सेप्ट बताया डेमोक्रेसी का, मगरबी तसव्वुर, यूरोपियन तसव्वुर। उसके बाद आपने इस्लामी तसव्वुर बयान करना है कि इस्लाम में क्या तसव्वुर है जमहूरियत का। आपने वाज़ेह बताना है कि इस्लाम में जमहूरियत का तसव्वुर ये है कि इक़्तिदार का मालिक सिर्फ अल्लाह है और बाकी जितने लोग हैं वो तमाम के तमाम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, और वो नुमाइंदे अपने नुमाइंदे को चूज़ करके अल्लाह के इक़्तिदार में बतौर अमानत इख्तियारात लेकर मुल्क को चलाते हैं, लिमिटेड टाइम को लेकर। उसके बाद आप बताएंगे प्रिंसिपल्स मजीद, एक जस्टिस है यानी कि अदल इंसाफ, यानी कि अगर इस्लामी रियासत में जमहूरी उसूल नाफिज होंगे तो सबसे पहला उसूल क्या है, इक़्तिदार आला के बाद दूसरा उसूल क्या है, जस्टिस, यानी कि अदल और इंसाफ। ये आपके सामने पूरा लिखा हुआ है। आगे चलते हैं, दूसरा हमारे पास है इक्वालिटी, यानी कि मसावात, आसान उर्दू में कहते हैं बराबरी। यानी कि आपने अपने मुल्क में बिल्कुल बराबरी का मुजाहरा करना है। कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई ताकतवर कमजोर नहीं, कोई रंगो नस्ल नहीं, बिल्कुल सिस्टम। इस्लाम भी एक ऐसा ही मजहब है जिसमें इक्वालिटी है, यानी कि अमीर और गरीब तो दुनिया का हिस्सा है, मगर इस्लाम इसमें ज़कात का सिस्टम नाफिज करता है, जिसके बकौल हम अमीर और गरीब के अंदर फर्क खत्म कर देते हैं। जब अमीर अपनी दौलत का एक हिस्सा, कुछ हिस्सा निकाल के गरीबों को देता है, तो हमेशा याद रखिएगा मुआशरे में बैलेंस क्रिएट होता है। तो ये प्रमोशन है इस्लाम में, ज़कात का निज़ाम प्रमोशन है इक्वालिटी की। अगली हेडिंग है हमारी फ्रेटर्निटी, यानी कि ब्रदरहुड, यानी कि अखुवत, यानी कि भाईचारा। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जिसमें आपने लिखना है कि कुरान के अल्फाज भी हैं, हमारे नबी की हदीस से भी साबित है, और हमें इस्लामी तालीमात भी हमारी यही हैं कि हमें आपस में शफ़क़त का मुज़ाहरा करना चाहिए, हमें आपस में मोहब्बत का मुज़ाहरा करना चाहिए, मिल-जुल के रहना चाहिए, एक-दूसरे को तोहफ़े-ताहफ़ देने चाहिए, दूसरे का ख़्याल रखना चाहिए, दूसरों का हमें खबर होनी चाहिए कि पड़ोस में क्या हो रहा है, रिश्तेदारों में क्या हो रहा है। हमें सिर्फ़ अपनी-अपनी नहीं करनी चाहिए, हमें सबका ख़्याल रखना चाहिए। इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो दूसरों का ख़्याल रखने का दर्ज़ देता है। आखिरी हेडिंग है इसकी टॉलरेंस, यानी कि क़ुव्वत बर्दाश्त, यानी कि गुस्से को पी जाना, यानी कि गुस्सा ना करना। याद रखिएगा मेरे बच्चों के, टॉलरेंस के बगैर या आप सच्चे मुसलमान नहीं हो सकते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक औरत कचरा फेंकती थी, मगर मेरे नबी ने कभी गरूर, तकब्बुर या कभी भी गुस्सा नहीं किया। मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर जब वो बीमार हुई तो उसकी इयादत की। तो हमें इस तरह का रवैया रखना चाहिए, इस्लाम हमें इसका अहकाम देता है। अगला हमारा नोट है रोल ऑफ कायदे-आज़म एज़ अ गवर्नर जनरल। कायदे-आज़म ने क्या रोल अदा किया गवर्नर जनरल, बहैसियत गवर्नर जनरल? ये आपने इंट्रो के साथ सबसे पहले बताया, नेशनल यूनिटी का उन्होंने हुक्म दिया। उसके बाद आपने बताया सेटलमेंट ऑफ रिफ्यूजीज, यानी कि कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के सामने जब 65 यानी कि 6.5 मिलियन यानी कि 65 लाख महाजिरीन जब इंडिया छोड़ के पाकिस्तान आए, तो उन्होंने अपने रहनुमा उसूल से उनको यहाँ पर रहने में मदद फराहम की और उनको इज़्ज़तदार ज़िंदगी दी। अगली हेडिंग बताएंगे, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिसर्स को कहा कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। कौन है आप? पब्लिक के नौकर हैं और आपने उनकी खिदमत करनी है। उसके बाद आपने बताया है कि उन्होंने हमेशा सूबाइयत और मजहबी मुनाफरत के खिलाफ बात की। उन्होंने कहा सब पाकिस्तानी है, कोई तफरीक, कोई तकसीम नहीं है। अगला आपने बताया इस्लामिक इकोनॉमिकल सिस्टम, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें अपने रहनुमा उसूल से ये गाइडलाइन दी कि आपने अपने मुल्क में इस्लामिक सिस्टम को और इस्लामिक मुआशी सिस्टम को नाफिज करना है, यानी कि सूद से पाक मुआशरा। अगला आपने बताना है फॉरेन पॉलिसी, कायदा मोहम्मद अली जिन्ना की ये डायरेक्शन थी कि हम अपनी आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएंगे जो हमारे मुल्क के मुफाद में हो। हमें सिर्फ अपना मुफाद देखना है और दुनिया के साथ, तमाम मुल्कों के साथ हमें दोस्ताना ताल्लुकात रखने हैं। हमें खास तौर पे अपने क्लोज नेबर के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, हमें लड़ना नहीं है। एडवाइस टू द स्टूडेंट्स, कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने बहैसियत गवर्नर जनरल तमाम तलबा तालिबात को ये एडवाइस यानी ये मशवरा दिया कि आप अपनी तालीम हासिल करें, दिल लगाकर, खास तौर पर यूथ पर उन्होंने कहा, एडवाइस की उनको कि आप अपनी तालीम को हासिल करें अच्छे तरीके से, ताकि आप पाकिस्तान के फ्यूचर में आप पाकिस्तान की खिदमत करें, क्योंकि आप असास हैं फ्यूचर। अगली है डेडिकेशन, कायदा मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की आज़ादी के बाद
बीमार होने के साथ-साथ, यानी वो बीमार थे बड़े शदीद, मगर उसके साथ-साथ उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग की, दिनों-रात उन्होंने जागकर खिदमत की और पाकिस्तान के मसाइल जो शुरू के मसाइल थे, वो हल किए। आखिरकार उनकी वफ़ात के बाद हमने उनको फादर ऑफ द नेशन का लक़ब उनको दे दिया गया। इसके साथ आपने कश्मीर इश्यू भी डिफाइन करना है कि कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा तस्वुर करते थे और वो ये कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है। बहैसियत गवर्नर जनरल कायदे-ए-आज़म ने भारत को ये मशवरा दिया कि कश्मीर एक आलमी तनाज़ा है, इसको हल करने के लिए टेबल टॉक होनी चाहिए। उसके बाद कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कैनाल वाटर डिस्प्यूट पे भी अपनी डायरेक्शंस दी कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, पाकिस्तान डिपेंड करता है एग्रीकल्चर एसेट्स पर, तो पाकिस्तान के अंदर चूँकि नहरी निज़ाम सारा का सारा भारत से बेकार आ रहा है, पंजाब से खास तौर पे बेकार आ रहा है, हेडवर्क्स सारे पाकिस्तान में नहीं थे, भारत में थे, तो इसलिए पाकिस्तान के साथ इश्यूज़ थे कि उनका पानी रोक लिया जाता था, इसलिए कायदे-आज़म ने इस पर भी ज़ोर दिया कि बैठकर बात की जाए। बहैसियत गवर्नर जनरल कायदे-आज़म का क्या रोल था? एंड में आपने कंक्लूजन देना है और उसके बाद ये सवाल खत्म हो गया। आखिरी नोट आपका कि पाकिस्तान में तालीमी मसाइल आपने डिस्कस करने हैं। ये आपने इंट्रोडक्शन दिया और उसके बाद आपने मसाइल बताए। पहला मसला एटीट्यूड ऑफ द फ्यूडल यानी कि जागीरदाराना रवैया जो पाकिस्तान में तालीम में बहुत बड़ी रुकावट है। उसके बाद आपने बताया एटीट्यूड ऑफ पॉलिटिशियंस एंड हाई ऑफिशियल्स जो हमारे सियासतदान और सरकारी आला अफ़सरान हैं, वो भी तालीम की राह में रुकावट हैं। इसके बाद आपने बताना है ड्रॉप आउट्स यानी कि तालीम को छोड़ने का रिवाज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। बच्चे छोड़ देते हैं बीच मैदान में तालीम को। अगला बताना है आपने टीचर एब्सेंटीज़ यानी कि हमारे यहाँ टीचर सरकारी इदारों के अंदर, सरकारी तालीमी इदारों में बहुत ज़्यादा एब्सेंट होते हैं। घोस्ट टीचर हैं, घोस्ट स्कूल हैं, जिसका मतलब है कि रिकॉर्ड बुक में तो टीचर पढ़ा रहा है बच्चों को, सैलरी भी ले रहा है, मगर हकीकत में टीचर वहाँ आ ही नहीं रहा 2 सालों का। अगला आपने बताना है हाई फीस ऑफ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस यानी कि जितने पाकिस्तान में तो आपको पता है कि तालीमी इदारों के लिए लोग गवर्नमेंट की जगह प्राइवेट इदारों को रेफर करते हैं, तो वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। गरीब बच्चा उसको अडॉप्ट ही नहीं कर पाता और फिर ऊपर से वहाँ पर ये भी लिखा हुआ है हेडिंग में कि स्टूडेंट्स के साथ टीचर्स को वहाँ पे कम सैलरी दी जाती है, जिसकी वजह से वो टीचर्स जो है वो सही अंदाज में तालीम नहीं दे पाते। लो सैलरीज़ हैं। शॉर्टेज ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ छोटे-छोटे स्कूल बने हुए हैं पाकिस्तान में 25,000 प्राइमरी स्कूल्स काम कर रहे हैं, अच्छी बड़ी जगहों पर नहीं है। घरों के अंदर स्कूल बने हुए हैं, छोटे-छोटे 90-90 गज पर स्कूल बने हुए हैं, जिसमें साइंस लैब नहीं है, कंप्यूटर लैब नहीं है, वाटर कूलर नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, पंखे नहीं है। जो एक स्कूल के अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं, वो चीज़ों की कमी है। ये इसकी वजह से बच्चों को तालीम हासिल करने में दिक्कत होती है। यहाँ तक कि देखें, ये तक लिखा हुआ है कि कोई बाउंड्री वॉल नहीं है, कोई टॉयलेट्स नहीं है, कोई में वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये भी बहुत बुरे हालात हैं और गाँव देहात में तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात हैं। यहाँ तो स्कूल रूम्स तक नहीं है और बच्चे पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते हैं। अगली आपने बताना है नॉन एबिलिटी ऑफ टेक्स्ट बुक्स। पाकिस्तान में टेक्स्ट बुक्स की फराहमी में भी बहुत दिक्कत का सामना है। बहुत देर में प्रिंट होती हैं किताबें। फिर उसके बाद जो हमारे कुछ ऐसे प्राइवेट इदारे हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं, जहाँ पे जो किताबें पढ़ाई जाती हैं, ऑक्सफोर्ड टाइप की, ऑक्सफोर्ड की जो बुक्स हैं, कैम्ब्रिज की हैं, तो ये वो बुक्स इंतहाई महँगी हैं। बहुत ज़्यादा ये लेकिन लिखा हुआ है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा हेवी प्राइस होती है उनकी, तो वो बच्चे ले नहीं पाते गरीब बच्चे। इसके साथ आपने बताना है अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स। हमारे बच्चे जो गाँव देहात से आते हैं पढ़ने के लिए मेडिकल की डिग्री या कोई और डिग्री लेने के लिए, जो 2 साल डिग्री का प्रोग्राम होता है या 4 साल, तो होता ये है कि उन बच्चों को हॉस्टल चाहिए होता है क्योंकि देखिए ना वो कहाँ रहेंगे? वो तो किसी को नहीं जानते शहर में, वो तो इल्म के लिए आए हैं। तो उन बेचारों को हॉस्टल्स की भी कमी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो शहरों के अंदर छोटे-छोटे घर किराए में लेते हैं, 2-4 दोस्त मिलके। तो ये भी वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उन बच्चों के लिए, तो इसलिए अवॉइड करते हैं, वो जाते ही नहीं है पढ़ने। अगली हेडिंग है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यानी कि हमारे जो सियासतदान हैं वो टांग अड़ाते हैं हमारे तालीमी मामलात के अंदर। वो किसी भी गवर्नमेंट टीचर जब देखते हैं ना कोई अच्छा बच्चों को पढ़ा रहा है और वो बच्चे ज़्यादा मैच्योर हो रहे हैं और वो हमारे खिलाफ चल रहा है, तो वो उसका ट्रांसफर भी करवा देते हैं। फेवरेटिज्म की बुनियाद पे पॉलिटिशियन जो है वो रिकमेंड करते हैं अपने टीचर्स को और ऐसे-ऐसे टीचर जो सियासी वाबस्तगियाँ रखते हैं वो स्कूलों में आ जाते हैं क्योंकि एक पॉलिटिशियन ने उनको वहाँ पर लगवा दिया है। आता उनको कुछ नहीं है, वो फिर पढ़ाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक मसला है। आखिर में मेरे बच्चों आप कंक्लूजन लिखेंगे जिसमें आपने बताना है कि इस सवाल का क्या लुब-ए-लुबाब है और इस तरह से मेरे बच्चों आपका पेपर खत्म हो गया है। यकीन के साथ अगर पेपर किया हो, पेपर तो बहुत आसान था, तो इंशाअल्लाह ताला आपके नंबर्स अच्छे आएँगे, दुआ है मेरी। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।